एक आम कार्यकर्ता किसी पार्टी से जब जुड़ता है तो उसकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। कुछ हद तक वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में सफल भी होता है। और ऐसी एक शख्सियत के साथ हम बैठे हुए हैं, अभी कटिया में हैं, कटिया घूमने आए थे। जो बगल में बैठे हैं दाहिने तरफ, इनका नाम है प्रदीप धनराज। जदयू के नगर निकाय प्रकोष्ठ के पूरे बिहार के उपाध्यक्ष थे, हैं नहीं। 7 तारीख को आपने रिजाइन कर दिया जी। फेसबुक पे डाले हुए थे आप। जी बिल्कुल। काहे कर दिए रिजाइन? देखिए 2016 से हम जदयू के साथ थे। जदयू पार्टी के विचारधारा, माननीय नेता नीतीश कुमार जी के कामों को देखते हुए हमने पार्टी को ज्वाइन किया था। और मैंने अपने इस्तीफे में लिख के भी ये बात दिया था कि उन्हीं को हमने आदर्श माना था, उन्हीं के कार्यशैली को देख के हमने पार्टी ज्वाइन किया था और संगठन में अच्छा से काम भी करते थे। लेकिन 2-3 चीज़ ऐसी हुई जो हमारे दिल को झकझोर दिया और प्रश्न चिन्ह स्वयं पे खड़ा कर दिया कि एक हमें नागरिक के नाते पहले हमारी जिम्मेवारी क्या बनती है। पार्टी की पहले अपना जगह, अपना समाज, उसके बाद से पार्टी, उसके बाद से सब कुछ है और अपना व्यक्तिगत है। तो हमने देखा कि जो लॉकडाउन पीरियड था, लॉकडाउन पीरियड में जो हमारे बिहार के लोग बाहर में रहते थे और उनकी जो दुर्दशा हुई, जो वहाँ से वापिस आए, वह चीज़ हमें अंदर से झकझोर दिया था। हम इसी पे किसको ब्लेम नहीं करेंगे, ना ही पक्ष पे, ना ही विपक्ष पे, ना ही अपने पार्टी पे, लेकिन ये चीज़ हमें झकझोरा कि एक मेरा नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेवार व्यक्ति होने के नाते, अगर मैं एक संगठन में काम करता हूँ तो मेरा क्या अधिकार होना चाहिए, क्या इस पे मेरी भी कुछ जिम्मेवारी है, मेरा भी कुछ, मुझ पे भी कुछ प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि नहीं होता है। क्योंकि हम लोग भी जब सोसाइटी में जाते थे तो लोग पूछते थे कि आप जदयू के नेता हैं और इस समय ऐसी परिस्थिति में सरकार क्या करे। हाँ, भला कि सरकार ने क्वारंटाइन के लिए भी अपना काम किया, लोगों को मतलब मदद भी किया, लेकिन ठीक है, वह एक काम हुआ। लेकिन जिस तरह बिहारियों के साथ एक शर्मनाक समझिए हादसा हुआ, ये चीज़ हमें झकझोर दिया। एक चीज़ तो पहले से हम लोग पीड़ित थे कि पहले बिहारी नहीं कह पाते थे अपने को, ये चीज़ हुआ। लेकिन एक और बड़ा हम लोग के ऊपर समझ लीजिए कि यह धब्बा लग गया। धनराज जी, मार्केट जब घूम रहे थे ना हम, तो हमको लोग आपका नाम लिया, बोला एक प्रदीप हैं जो जदयू में थे, छोड़ दिए। हमको कोई इंटरव्यू लेने का शौक होता नहीं है, तो हम इसीलिए यहाँ पे आए हैं क्योंकि लोग हमको बोला कि आप वोट इफेक्ट कर सकते हैं। हाँ, तो वोट इफेक्ट करने वाला पार्टी छोड़ देगा? कोई खरीद लिया क्या आपको? देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जदयू छोड़ा हूँ अपने विचारधारा के कारण, ठीक है। ना ही मुझे किसी पार्टी में जाना है और ना ही आगे कोई पार्टी ज्वाइन करनी है। अपने पार्टी बना लेंगे क्या? मेरा इस चुनाव के बाद से परिणाम जो कुछ भी हो, लेकिन मैं स्वयं का एक रास्ता बनाऊंगा, स्वयं का एक पथ निर्माण करूंगा और एक अलग मुद्दा होगा, एक अलग एजेंडा होगा। इस चुनाव में आप देख रहे होंगे, अभी प्रचार प्रारंभ है कि बेरोजगारी की बात होती है, रोजगार का बात होता है और शिक्षा की बात होती है, स्वास्थ्य का बात होता है। लेकिन एक समाज का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है उसकी बात नहीं होती है। व्यापारी और व्यवसाय की बात कोई नेता नहीं करता है। जहां से सब कुछ नियंत्रण हो रहा है, जो पूरे राष्ट्र को, राज्य को चला रहा है, जहां से टैक्स आ रहा है, जो इस मुश्किल हालात में भी सरकार के साथ हर व्यापारी, हर व्यवसायी, जब एक ऐसा कौम है, अब इसको कौम बोलिए, व्यापारी हो या व्यवसायी हो, इसमें हर जाति, धर्म, मजहब के लोग, सब लोग लगे रहते हैं। और हाईवे से लेके पूरे बिहार तक देखिए, पूरे भारत में देखिए लोग कहाँ कहाँ नहीं सेवा किए हुए हैं। तो इस कौम का कोई जवाब नहीं है, इस पे कोई बात नहीं करता है, इसको मजबूत करने के लिए कोई बात नहीं करता है, इसका कोई विकल्प खड़ा नहीं करता है कि एक व्यवसायी के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसे माहौल हम बनाएं। आप लोन देने की बात करते हैं, कोई आता है तो कहता है कि हम 10 लाख रोजगार दे देंगे, कोई कहता है हम 1 लाख लोगों को कम ब्याज दर पे लोन दे देंगे। ये समस्या का समाधान नहीं है। क्या है आपके पास विकास का पैमाना, अगर आपको मौका दिया जाए तो? अगर मैं आता हूँ और मेरा जो एजेंडा है, ये हमारे विकास का पैमाना यही रहेगा कि पहले आप आए हैं पटना से चल के, आप रास्ते में कहीं चाय भी पिए होंगे तो किसी होटल पे रुक के पिए होंगे, देखे होंगे उसके पास 1-2 लड़का भी होगा काम करने वाला, उसको वो जीविका दिया हुआ है, उसको वो जीविका दिया हुआ है। सरकार के पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि उस अनपढ़ बच्चे को जीविका दे सके। वह ग्रेड देखेगा,
वह ग्रेड देखेगा, लेकिन उस बच्चे का नीड है कि अगर 3,000 महीना उसको मिल जाए ना तो उसके घर में चूल्हा कभी उपास नहीं करेगा। ये हमारा है पैमाना कि आप अगर अच्छा व्यवस्था देते हैं, रोजगार देते हैं, तो यहाँ बिहार में इतना अच्छा माहौल है कि यहाँ के जो भी व्यवसायी हैं, जो भी व्यापारी वर्ग के लोग हैं, इनको आप प्रोत्साहन करते हैं तो विदेश और विदेश में जाके व्यापारियों के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। आइए और हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाइए। ये लोग खुद कैपेबल हैं फैक्ट्री लगाने के लिए, रोजगार देने के लिए। तो जो अपना है उसको आप महत्व नहीं देते हैं, भाव नहीं देते हैं, और दूसरे जगह के सोने को जाके आप तराशते हैं। अपने सोने पर एक बार सोचा जाए ना, ये लोग देते हैं। ठीक है, अब तो अलग हो गए हैं, तो अब कोई बाध्यता वगैरह नहीं है। कटिया पर बात कर लेते हैं। सब लोग गाली दे रहा अनिल राम को, बोल रहा है कि मुंह नहीं देखे उनका। देखिए, यह बात सही है और जनता का अधिकार भी है, क्योंकि जनता ने वोट दिया है। वर्तमान सांसद, अभी वर्तमान ही कहा जाएगा, अभी वर्तमान विधायक जो भोरे विधानसभा के हैं, माननीय अनिल राम जी, यह बात सही है कि वह जीत के गए तो बहुत ही कम बार, ऐसे कि कोरोना काल में भी किसी से दरस परस नहीं हुआ। कोई जनप्रतिनिधि आके किसी घर पानी नहीं चलाता है, दवा मुंह में नहीं खिलाता है, लेकिन आता है, बैठता है, घूमता है, सांत्वना होता है। उसको लगता है कि हमने वोट दिया था, वह हमको आज पूछने आया है, हमारे बुरे समय में हमको याद करता है। वो नेता है, आप नेतृत्व करता है ना। आप पे जनता ने भरोसा न किया है, आपको लाया है अपने बीच में किस लिए? कि आप उसका विकास करिएगा। अगर विकास नहीं करते हैं तो क्या उसके दुख सुख में सहयोगी भी नहीं हो सकते हैं? तो धिक्कार की बात है भाई। अब कटिया का स्थानीय समस्या फिर बोल रहे हैं, पार्टी का कोई बाध्यता नहीं है। प्रदीप जी, कुछ नहीं छोड़िएगा, क्या है 3 समस्या बताइए कटिया का। एक कटिया की सबसे बड़ी समस्या बता देते हैं, जिसके लिए हम लोग पर्सनली अपना जो यहाँ का संगठन है वो भी स्ट्रगल कर रहा है। एक तो देखिए, सबसे बड़ी समस्या यहाँ का महाविद्यालय है। ये नहीं महाविद्यालय की स्थिति यह है कि भाई साहब, जब हम 2002 में प्रशांत जी हमको इंटरमीडिएट करना हुआ तो यहाँ कटिया से 16 किलोमीटर उस समय टूटा हुआ सड़क था, फाजिल नगर जाके, और हफ्ते में 5 दिन क्लास करते थे। तो 5 दिन किसी तरह इंटरमीडिएट 55 मिनट से 1 घंटा 10 मिनट में हम फाजिल नगर पहुँचते थे, तो इंटरमीडिएट किए हैं। अब समझिए, और हमारे साथ मुद्दा था कि हमारे पिताजी के साथ रोजगार भी करना है, क्योंकि जीविका का भी बात है। तो हमारा ग्रेजुएशन अनकम्प्लीट हो गया, रास्ते में रुक गया, आप एग्जाम नहीं दे पाए। ये समस्या है। आज ये बताइए, इस 21वीं सदी में जहां शिक्षा इतना मायने रखता है कि शिक्षित होने के बाद रोज बेरोजगार हैं, तो अगर जो नहीं पढ़ेंगे तो उनका क्या होगा? ऐसे में सबसे बड़ी समस्या कि हमारे यहाँ की जो लड़कियां हैं वह कहाँ जाएंगे? उनको लोग कहाँ किस हॉस्टल में भेज के पढ़ाएंगे जो मध्यम वर्गीय फैमिली है? तो आज तो शादी के समय भी उनसे पूछा जाता है कि तू ग्रेजुएट कैले बाड़ू, नहीं तो शादी नहीं होगा। अब बताइए, उसका जिम्मेवार कौन है? उसका शादी नहीं होगा तो थे, तो ये सब आपको याद नहीं आता था? आता था, बोलते थे। इसका हम इस पे काम भी किए हैं। अच्छा। आपको बता दें कि हमारे पास इतना आवेदन लिखा हुआ है, हम खुद कृष्णनंदन वर्मा जी के पास जाके आवेदन दिए हैं। उस शिक्षा मंत्री जो हैं, आवेदन उनके आवास पे जाके दिए। सुबह में लुंगी गंजी पहन के बैठे हुए थे। मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी उस पे किए। अभी कुछ नहीं हुआ तो अभी रिसेंटली आया हुआ था जेपी यूनिवर्सिटी से कि जो नए महाविद्यालय के लिए आवेदन डालना चाहते हैं वह डाल दिया जाए। तो हम लोग बैठ के मीटिंग करवा के डीडी भी बनवा के जमा किए हैं। अब जमीन का प्रबंध अपने से किया जा रहा है। यह सरकार करती तो कितना बढ़िया होता। अब दूसरा सुनिए, स्वास्थ्य की समस्या समझ लीजिए। सुने हो महिला डॉक्टर ये नहीं? हाँ, अब बता देते हैं। यहाँ पे पहले डॉक्टर नहीं था, तो उसके लिए हम मंगल पांडे जी के पास आवेदन दिए, मेल किए, मुख्यमंत्री जी के पास मेल किए, नोटिस हुआ। यहाँ का स्थानीय सांसद आलोक कुमार सुमन जी के पास गए, बोले कि आप भी अनुशंसा करिए, उनसे अनुशंसा करवाए। तब यहाँ पे 3 लेडीज डॉक्टर और 2 जेंट्स डॉक्टर हुए। यहाँ पे एक ये हो गया रेफरल हॉस्पिटल कटिया और एक हो गया पीएचसी रसौती। तो एक महिला डॉक्टर, एक पुरुष डॉक्टर वहाँ के लिए, यहाँ पे महिला चिकित्सक 2, एक पुरुष डॉक्टर था। ठीक है ना? नहीं, कहने का मतलब है कि यहाँ पे उस लायक व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर आते हैं, हाजिरी बना के एक दिन रिपोर्टिंग किए और फिर अपने कंफर्ट जोन में चले गए। अब वो मैनेजर की व्यवस्था है, प्रभारी की व्यवस्था है कि उस डॉक्टर को कैसे रखेगा, कैसे यूटिलाइज करेगा, कैसे उसको ड्यूटी देगा। अब बताइए, ये स्थिति है। तीसरा सबसे बड़ा समस्या है ये कटिया की पूछ रहे हैं तो बता रहे हैं। कटिया व्यवसायियों का बहुत बड़ा मंडी है, ठीक है, और यहाँ बहुत अच्छे अच्छे व्यवसायी हैं। और
सभी प्रकार के सभी वर्ग के लोग यहाँ पे बड़ा आपसी सामंजस्य के साथ रहते हैं मिल के, और सब वर्ग के लोग व्यापार में यहाँ लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ अगर आपको अभी निकलना हो अपने टू व्हीलर से बाजार से उस पार जाना हो तो नहीं जा पाइएगा, इतना ट्रैफिक है। अब समस्या देखिए क्या है कि एक ही बाईपास है और नगर पंचायत बने 18 वर्ष हो गया, लेकिन आज तक कोई ने किसी ने सुध नहीं लिया। उसके लिए भी हम लड़े, बता रहे हैं। पथ निर्माण मंत्री के पास जाके खुद नंद किशोर बाबू को हमने आवेदन दिया आवास पे, अपने घर में घुस जाता है पानी। हाँ, तो देखिए उसके लिए सांसद के पास दिए, वो नोटिस लिए, यहाँ नगर पंचायत में मामला उठा। बीच में जेई आया था, देख के गया तो बोला कि हम लोग कार्य क्षेत्र से बाहर है, आरईओ का रोड है, दोनों बगल पीडब्ल्यूडी है, तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, चुनाव बाद की प्रक्रिया में रखा जाए सर। तो लगे हैं कि बाईपास हो जाए। फिर एक आस जगह की माननीय मुख्यमंत्री जी का एक व्यवस्था आया हुआ है कि अलग से हम बाईपास देंगे, उसके लिए भी हम मिल किए हुए हैं कि एक रिंग रोड दे दीजिए अलग से, चारों बगल बाहर जगह है कि लोग बाहर अपना ट्रांसपोर्टिंग करेंगे, उससे व्यवसाय बढ़ेगा, लोग बाहर निकलना पसंद करेंगे। ये समस्या, मूलभूत समस्या यहाँ। आजाद महसूस कर रहे हैं अपने आप को? देखिए आजाद तो महसूस कर रहे हैं। देखिए जो आदमी अपने विचारधारा से पार्टी ज्वाइन किया, उस मुकाम पे पहुंच के और एक बार में डिसीजन लेके पार्टी से हट गया, तो समझिए कि उसके अंदर कुछ तो काबिलियत है और निर्णय लेने की क्षमता है। और जो निर्णय नहीं ले पाता है वो नेता नहीं बन पाता है, आपको बता देते हैं, समझ जाते हैं। तो जहाँ उस जगह पे पहुंचने के लिए लोग सोचते हैं जिस जगह से हम रिजाइन देके आए हुए हैं। अंतिम सवाल है ये, एक कार्यकर्ता को पार्टी कितना उपेक्षित करती है? हम ये नहीं कह रहे कि आपको उपेक्षित किया गया है, ये पूरे बिहार में पता है इस बार बहुत लोग निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, हर पार्टी, आरजेडी का भी, जदयू का भी, भाजपा का भी। तो ये बड़का पार्टी से आप लोग क्यों नहीं कुछ समझते? जब लोग आप लोग जमीन पे सींचे हैं इन लोगों को, इसका कुछ कभी समाधान होगा कि जो असली में इज्जत का हकदार है उसको मिलेगा कभी इज्जत? देखिए अब आपको बता देते हैं, हर पार्टी को कार्यकर्ता चुनाव पर याद पड़ता है, बीच में नहीं याद आता है उसको। मंच लगाना हो तो कार्यकर्ता याद पड़ेगा। हम अपना बात बताते हैं, झाड़ू भी मारे हैं, मैट भी बिछाए हैं, पोडियम भी पोछे हैं, कुर्सी भी लगाए हैं, पानी भी रखे हैं टेबल पे, और शुरू से दिल से करते हैं, हम संगठन का काम करते हैं, जिसमें लगते हैं अच्छे से करते हैं। लेकिन पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, मान लीजिए नीचे वाला गड़बड़ करता है, जो ऊपर जो बैठा हुआ है, जो सबका गॉड फादर बन के बैठा हुआ है ऊपर, जो पार्टी में हर पार्टी का जो सुप्रीमो है, उसको तो देखना चाहिए ना कि हमारे कार्यकर्ता कितने खुश हैं, कितने नाखुश हैं। कार्यकर्ता के ही पैरों से तो आप चल रहे हैं। आज हर कार्यकर्ता ही आप कार्यकर्ता जितना मीटिंग हो रहा है सब कार्यकर्ता का ही हो रहा है, वो इवन कोई भी पार्टी कर रही हो। हाँ, लेकिन उपेक्षित क्यों हुआ? जब ऊपर से ही लोग आ जाते हैं, हाँ, जब सूटकेस आएगा जाएगा हर पार्टियों का। देखिए आज कहाँ से पैसा नहीं निकल रहा है, तो कार्यकर्ता मान लीजिए जो आपको अपना कीमती समय दे रहा है, जिसका 1 मिनट लाखों के बराबर है, और उस समय उससे कहा जाए कि आप व्यवस्था करिए तब आपको जगह दिया जाएगा, तो कार्यकर्ता क्या करेगा? ये पार्टियों की बहुत बुरी बात है। मैं जानबूझकर इनके पास आया, जबकि ये चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं और प्रत्यक्ष रूप से कहीं से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन ऐसे लोगों से मिलना जरूरी है ताकि जदयू, भाजपा और राजद जैसे पार्टियों का पर्दाफाश हो सके कि जो आदमी जमीन पर किसी पार्टी को सींचता है, झंडा लेकर अपने कंधे पर दौड़ के ढोता है और तब उनको वैल्यू नहीं दिया जाता है ना, तभी पार्टियां बर्बाद होती हैं। बाकी आप लोग बड़े नेता हैं, ऐसे छोटे मोटे लोगों से नहीं मिलते हैं। मेरी सहानुभूति हमेशा उन नेताओं के प्रति रहेगी जो नेता किसी दल को छोड़कर आकर कहता है कि मैं आज आजाद हूं। बाकी आगे के लिए आपको शुभकामनाएं रहेगा। और मेरा नाम प्रशांत राय है, मोहित कुमार सिंह पीछे बैठे हुए हैं, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।